गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का होमवर्क जंक्शन की लाइव क्लास में। हमारा टॉपिक चल रहा था क्रिया और उसी टॉपिक को हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जहाँ हमने कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने कल अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं पढ़ ली थी। ठीक है, अब हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। हमने क्रम के आधार पर क्रिया पढ़ ली थी, सकर्मक क्रिया के भेद पढ़ लिए थे। ठीक है, और साथ ही साथ हमने इनकी पहचान भी जान ली थी और आपको अकर्मक सकर्मक के कुछ एग्जाम्पल बताने थे। ठीक है, यहाँ पर हमारा कल का टॉपिक खत्म हुआ था। ठीक है, तो मैं बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखें आप। तो देखिए, स्टार्ट करते हुए बता रहा हूँ मैं आपको अकर्मक क्या होता है। अकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म नहीं पाया जाता, और सकर्मक वो होता है जिसमें कर्म पाया जाता है। ठीक है, आपके सामने एग्जाम्पल्स मौजूद है यहाँ पर, अकर्मक के भी है सकर्मक के भी। तो देखिए, अकर्मक का एग्जाम्पल है उसका सिर खुजलाता है। ठीक है, और सकर्मक का है वह अपना सिर खुजलाता है। ठीक है, अकर्मक उसका सिर खुजलाता है और सकर्मक वह अपना सिर खुजलाता है। तो यहाँ पर हमें कर्म को देखना होगा कि कर्म किस में है और किस में नहीं है। तो ऐसी बात है, अकर्मक सिर खुजलाने की क्रिया हो रही है। ठीक है, और दूसरे में किसका किसका सिर खुजलाता है किसको, तो यहाँ पर अपने सिर खुजलाने की बात की जा रही है। ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मैं घड़ा भरता हूँ। ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और मैं घड़ा भरता हूँ। क्या भरता हूँ? घड़ा भरता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार के हमारे बाकी के जो तीनों सेंटेंस है उनमें आप इसी प्रकार से अंतर देख लेना और इनको हल करने की कोशिश करना। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं इसी में, और अब हम पढ़ने वाले हैं अकर्मक क्रिया के भी भेद। ठीक है, कि अकर्मक क्रिया के भी कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उनकी बात हम करने वाले हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, पूर्ण अकर्मक। सबसे पहले है पूर्ण अकर्मक क्या होता है। तो देखो, पूर्ण अकर्मक आमतौर पे 10th क्लास में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको भी समझना है। देखिए, पूर्ण अकर्मक क्या होता है? जो पूरी तरीके से अकर्मक हो। अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म नहीं पाया जाता, जिसमें कर्म नहीं होता है और पूरी तरीके से वो वाक्य कर्महीन होगा। ठीक है, डेफिनेशन पर जाए तो देखो, इस क्रिया के साथ वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, दोबारा सुन लेने के बाद, इस क्रिया के साथ वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब क्या होता है? पूर्ण अकर्मक क्रिया के अंदर एक तो क्या होता है? कर्ता होता है और एक क्या होती है? क्रिया होती है। एक कर्ता और एक क्रिया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पर जाए तो बालक रो रहा है, बालक रो रहा है। बालक हमारा क्या है? कर्ता है। ठीक है, और रो रहा है हमारी क्या है? क्रिया है। तो देखो, इसमें कर्म नहीं है, हमें पता है अकर्मक क्रिया है। लेकिन अकर्मक का भी कौन सा प्रकार है? ये पूर्ण अकर्मक प्रकार है। कैसे हुआ? क्योंकि इसमें क्रिया के साथ वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, अर्थ बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ कर्ता मौजूद है, अन्य कोई शब्द यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, आगे वह जा रही है, यहाँ पर वह करता और जा रही क्रिया। राम सो रहा है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पर इसको लड़की लड़की मानना है। ठीक है, लड़की हंस रही है। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ रहा है, मछली नदी में तैर रही है। सभी के अंदर कर्ता और क्रिया का योग हो रहा है। ठीक है, अब इसमें नीचे इसकी कुछ पहचान बताई गई है, तो देखें उसको। पूर्ण कर्मक क्रिया स्थिति अर्थक, स्थिति अर्थक, इसमें दो शब्द छिपे हुए हैं, स्थिति और अर्थक, तथा गति अर्थक यानी गति और अर्थक दो प्रकार की होती है। वाक्य संख्या 1 से 4 यानी कि 1, 2, 3 और 4, इसमें तो कौन सी है? कर्ता की स्थिर अवस्था बताई गई है। ठीक है, इन कर्ताओं की स्थिर अवस्था बताई गई है 1 से 4 में।
ठीक है, 1 से 4 में, और 5 और 6 में कर्ता की गतिशीलता को बताया गया है, उनकी गतिशीलता का पता चलता है। ठीक है, कि जैसे कर्ता यहाँ पर पक्षी है तो इसकी गतिशीलता की आकाश में उड़ रहा है। ठीक है, मछली है, मछली नदी में तैर रही है, गति कर रही है। तो ध्यान दें, तो पूर्ण कर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है, इसमें भी इसके 2 भाग हैं, एक तो होती है स्थिति अर्थक और एक होती है गति अर्थक। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? आगे हम बढ़ रहे हैं, तो देखिए आगे हमारा है इसमें अपूर्ण अकर्मक क्रिया। आगे हमारा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अब अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है? ठीक है, इस पर आते हैं। तो देखो डेफिनेशन पर जाएं आप, क्या कहती है डेफिनेशन इसकी। जिस क्रिया के वाक्य में प्रयोग किए जाने पर कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य पूरक शब्द पर गौर करें, पूरक अन्य पूरक शब्द के प्रयोग से अर्थ स्पष्ट होता है, वे अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं कही जाती हैं। ठीक है, कोई भी अगर कर्ता और क्रिया के अलावा कोई अन्य शब्द आ जाता है, एक पूरक शब्द, ठीक है, तो वे अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं कही जाती हैं। ठीक है, जैसे वह बहुत है, तुम हो, वे थे, हम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपूर्ण अकर्मक की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो देखो इन वाक्यों में क्रमशः चतुर, निराश, बीमार तथा सफल शब्द क्रिया से पहले जोड़ने पर अर्थपूर्ण हो जाता है। यानी कि यदि हम इनमें ये पूरक शब्द जोड़ दें तो ये पूरक शब्द जोड़ने पर इनका अर्थ पूरी तरीके से आ जाता है। पहले में जैसे वह बहुत, क्या जोड़ दें इसमें? चतुर है। ठीक है, तुम निराश हो। ठीक है, तीसरे में क्या था? वे थे, यानी वे बीमार थे, और चौथे में हम सफल होंगे। तो पूरक शब्द यदि हम जोड़ दें तो उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, और यदि ऐसे हमको सेंटेंस मिल लें तो समझ जाएं आप वहां पर अपूर्ण अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हमारा क्या आने वाला है, देखें कौन सी क्रिया आने वाली है। आगे हमारी क्रिया आ रही है काल के आधार पर क्रिया। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में क्रिया के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स होता है हमारा कर्म के आधार पर, दूसरा होता है हमारा काल के आधार पर, और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं संरचना, बनावट और प्रयोग के आधार पर। फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं काल के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। एग्जाम्पल्स में पूछ लिया जाता है कि भाई काल के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो देखो काल के आधार पर क्रिया, काल के आधार पर क्रिया के 3 प्रकार होते हैं भाई। ठीक है, अब कौन कौन सी आपने पढ़ चुके हैं, जानते हैं आप कि भाई टेंस, काल को इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं भाई, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तो यहाँ पर उन तीनों की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, भूतकालिक क्रिया क्या है? भूतकालिक क्रिया क्या है? क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है, भूतकालिक क्रिया कहलाती है। भूतकालिक क्रिया क्या है कि यदि कोई क्रिया पूरी हो गई है, ठीक है, कोई काम पूरा हो गया है, तो वो भूतकाल में चली जाएगी, वो हमारे पास्ट टेंस में चली जाती है। तो यदि उसका वो हमको बोध होता है ना, तो वो भूतकालिक क्रिया कहलाएगी। तो देखिए वह विदेश चला गया यानी कि जाएगा भी नहीं और जा भी नहीं रहा, वो तो पहले ही चला गया, यानी कि ये काम पूरा हो चुका है, और जो काम पूरा हो गया वो भूतकाल में चला जाता है। ठीक है, उसमें भूतकालिक क्रिया होती है। सेकंड एग्जांपल, उसने बहुत सुंदर गीत गा चुका है वो गीत को। ठीक है भाई, तो ये भी भूतकाल में जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमानिक कालिक क्रिया, सेकंड, काल के आधार पर सेकंड क्रिया है वर्तमानिक कालिक क्रिया, प्रेजेंट टेंस हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। ठीक है, तो यदि वर्तमान टाइम में जो समय चल रहा होता है उसमें यदि हम कोई काम करते हैं पूरा, तो वह वर्तमान कालिक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे गीता हॉकी खेल रही है, विमल पुस्तक पढ़ रहा है। गीता जो है हॉकी खेल रही है भाई, खेल रही है वो। ठीक है, ये नहीं कि खेल चुकी हो या खेलेगी, ऐसा नहीं है, वो खेल रही है, प्रेजेंट में काम कर रही है। विमल पुस्तक पढ़ रहा है, प्रेजेंट में पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो जहां पर प्रेजेंट का बोध होता है वो वर्तमान कालिक क्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरी हमारी क्रिया का भेद है हमारा भविष्यत कालिक क्रिया। तो देखो भविष्यत काल,
यानी फ्यूचर टेंस में आता है। तो देखो इसमें क्या है, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखो गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, भाई बिल्कुल जाएगी, घूमने जाएगी वो वहां पर, लेकिन जाएगी अंतिम इस क्रिया शब्द को देखो बस। ठीक है, इससे हमें पहचान हो जाएगी भाई वो प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान में है, या पास्ट में, भूत में है, या फिर वो फ्यूचर है, भविष्य में है। तो यहाँ पर वो जाएगी यानी कि यहाँ पर भविष्यकालिक क्रिया का एग्जाम्पल बनता है। ठीक है, दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, बिल्कुल ले भाई। ठीक है, प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, लेकिन ये फ्यूचर में लेने वाला है, इसमें भूतकालिक क्रिया होगी। क्लियर यहाँ तक सभी को? आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक यानी काल के आधार पर 3 प्रकार की क्रिया होती हैं, अच्छे समझ लें, भूतकालिक, वर्तमान कालिक और भविष्यकालिक। एक बार फिर समझा रहा हूँ, देखो यदि हमने कल क्लास में कुछ पढ़ा था, कल हमने कुछ क्लास में पढ़ा था, तो वो हमारा भूतकाल था, वो जो भी हमने कार्य किया भूतकालिक क्रिया थी। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो वर्तमान कालिक क्रिया है, और भविष्य में यानी कल जो हमारी क्लास होने वाली है वो भविष्यकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगी। तो इस प्रकार से काल की ये 3 भेद होते हैं, यानी काल के अनुसार ये 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अब तीसरा हमारा जो प्रकार था क्रिया का, हम उसकी चर्चा करते हैं, और वो है हमारा प्रयोग रचना, या संरचना भी कह सकते हैं हम इसको, और बनावट भी कह देते हैं हम इसको। इसके आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो देखो यहाँ पर क्रिया के निम्नलिखित भेद होते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के, यहाँ पर ये थोड़ा सा करेक्शन करें, और यहाँ पर ये पहले नंबर की जो क्रिया है प्रयोग रचना के आधार पर, तो वो है संयुक्त क्रिया। अच्छे से देख लें इसको, और ये है संयुक्त क्रिया। ठीक है, यहाँ पर इसको करेक्शन कर लें आप। संयुक्त क्रिया यानी प्रयोग रचना बनावट के आधार पर मुख्यतः तो 4 प्रकार के प्रकार होंगे, इसमें 4 ही होती हैं वो क्रियाएं। ठीक है, जो प्रयोग के आधार पर बढ़ती हैं, जो संरचना के आधार पर जिनका विभाजन होता है, तो 4 ही होती हैं। उसमें फर्स्ट है हमारा संयुक्त। संयुक्त की चर्चा करते हैं। संयुक्त क्रियाएं क्या होती हैं? 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनने वाली क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक धातुओं का योग होता है, या 2 या 2 से अधिक क्रियाएं जुड़ करके आती हैं, तो वो संयुक्त क्रिया होती है। क्योंकि संयुक्त का मतलब ही जोड़ना होता है भाई, संयुक्त का मतलब ही जोड़ना होता है, इसमें तो क्रिया जुड़कर आने वाली है ही। ठीक है, इसमें तो आएंगी। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल, उसे बच्चा खेलता दिखाई दिया, उसे बच्चा खेलता दिखाई दिया। ठीक है, बच्चा क्या कर रहा था? खेलता दिखाई दिया। अब खेलना यहाँ पर क्रिया, दिखाई भी क्रिया, और दिया क्रिया, तो यहाँ पर 3 क्रियाएं एक साथ जुड़ करके आ रही हैं, तो संयुक्त क्रिया का एक एग्जाम्पल बनता है। ठीक है, वह सवेरे दौड़ लिया करता है, दौड़ लिया करता है। तो देखिए यहाँ पर भी कई क्रियाओं का योग बन रहा है। वे नाश्ता कर चुके हैं, करना, चुकना और है, यहाँ पर भी कई क्रियाओं का योग है। इसी प्रकार वर्षा के कारण वह बीच रास्ते से ही लौट आया। ठीक है, बीच रास्ते से ही, ठीक है, लौटना और आना, यहाँ पर भी क्रियाएं बन रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि संयुक्त क्रिया के अंतर्गत हमें एक साथ यानी 2 या 2 से अधिक क्रिया एक साथ जुड़ करके देखने को मिल सकती है। तो पहचान आप कर सकते हैं इसके अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त उदाहरणों से हमें पता चल गया कि ये क्रियाएं एक से एक अधिक क्रियापदों के संयोग से बनी है, अतः संयुक्त क्रियाएं होंगी। और संयुक्त क्रिया के प्रकार, संयुक्त क्रियाएं जिन क्रियाओं के योग से बनती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। अब देखो संयुक्त क्रियाएं भी जिनके योग से बनती है ना, वो 4 टाइप्स हैं उसके भी। अब कौन कौन से टाइप्स हैं उस पर चलते हैं हम। देखो आगे बढ़ते हैं हम, अब कौन कौन से टाइप से बनती है संयुक्त क्रियाएं भाई, इसको भी समझ लेते हैं। तो संयुक्त क्रियाएं बनती है मुख्य क्रिया से, सहायक क्रिया से, संयोजी क्रिया से और रंजक क्रिया से। ये 4 प्रकार की क्रियाएं ऐसी हैं जब ये आपस में या तो 2 जुड़कर आए एक साथ, या 3 जुड़कर आए एक साथ, या चारों एक साथ जुड़ करके आए, एक नहीं आएगी अकेली कभी भी। ठीक है, इनमें से 2, 3 या 4 के ग्रुप में जब भी आती है तो वो मिल करके बन जाती है संयुक्त क्रिया। फर्स्ट पर बात करें तो मुख्य क्रिया की। देखिए मुख्य क्रिया, संयुक्त क्रिया में एक क्रिया मुख्य होती है, वह कर्ता अथवा कर्म के व्यवहार पर दृष्टि रखती है। संयुक्त क्रिया में एक क्रिया मुख्य होती है, वह कर्ता अथवा कर्म के व्यवहार पर दृष्टि रखती है। जैसे वह पढ़ लिया करता है, ठीक है, पढ़ना, ये हमारे यहाँ पर क्या है? मुख्य क्रिया है। अब मुख्य क्रिया को
हम इंग्लिश में मैन वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है, मैन वर्ब भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं कि पढ़ना यानी रीड, ठीक है, जिसकी फॉर्म्स बदल सकते हैं हम, तो वो मुख्य क्रियाओं में आती हैं। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया का एग्जाम्पल है ये। और एक एग्जाम्पल दे रखा, देखो उसे आने दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आने, जा, देखो यहाँ पर जा, ये जो जा है यानी गो, इसके भी 3 रूप बदलते हैं, फॉर्म्स बदल सकती हैं, और ये यहाँ पर मुख्य क्रिया का काम कर रही है। इस प्रकार से हमारी जो मुख्य क्रियाएं होती हैं वो उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, संयुक्त क्रिया के अंतर्गत। सेकंड है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं अंग्रेजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए क्या होती है कि काल का बोध कराने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है, कि भाई जो काल का बोध कराती है वो सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे वह पढ़ लिया करता है तथा उसे आने दिया जा सकता है, इन वाक्यों में सहायक क्रिया है, ठीक है। वह पढ़ लिया करता है, ठीक है, तथा उसे आने दिया जा सकता है, इन वाक्यों में है, जो लास्ट में अंतिम है दे रखा है ना, है, ये क्या है, सहायक क्रिया का एग्जाम्पल है, सहायक क्रिया का शब्द है, ठीक है। सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। अब आगे हमारे पास और भी कुछ सहायक क्रियाओं के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पर जाना, छा जाना, खा जाना, उठ जाना, आना, चढ़ जाना, बढ़ाना, कराना, ठीक है, पढ़ना, टूट पड़ना, फूट पड़ना, बैठना, लड़ बैठना, चढ़ बैठना, ठीक है। इसके बाद ये समापिका क्रिया है, जो इसको हम अभी आगे कुछ देर बाद पढ़ेंगे। इससे पहले हम आगे की कुछ क्रियाएं और जान लेते हैं, ठीक है। समापिका और असमापिका इनको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम संयोजी क्रिया को पढ़ लेते हैं, जो संयुक्त क्रिया बनाने के काम आती है। तो संयोजी क्रिया तीसरे नंबर की है, उससे बात करते हैं। पहले हम संयोजी क्रिया क्या होती है। संयोजी क्रियाएं मुख्य क्रिया के पक्ष, उसकी वृत्ति तथा वाच्य की सूचना देती है। दोबारा सुने, संयोजी क्रियाएं मुख्य क्रिया के पक्ष, उसकी वृत्ति तथा वाच्य की सूचना देती है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, ना प्लस चाह, इच्छा होता, ठीक है। यहाँ पर संयोजी क्रिया बन रही है ना प्लस चाह, ठीक है, यानी कि ये ना और ये चाह, ठीक है, दोनों का संयोग बैठ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखें, अब मैं पढ़ नहीं सकेंगी, यानी कि अब मैं पढ़ नहीं सकूंगी, तो यहाँ पर सक असमर्थता का घोतक है, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया के पक्ष में उसकी वृत्ति को बताया जाए, ठीक है, उसके वाच्य को बताया जाए, तो वो संयोजी क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे उसे पढ़ने दो, तो ने और दो यहाँ पर अनुज्ञा घोतक है। पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो यहाँ पर ई और जा कर्मवाच्य के घोतक है। तो इस प्रकार के हमारे संयोजी क्रिया के एग्जाम्पल्स मिलते हैं हमको, ठीक है। अब आगे हम बात करें रंजक क्रिया, चौथा प्रकार हमारी संयुक्त क्रिया के अंतर्गत। ये क्या कहता है, और ये हमारा कहता है कि रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ में एक नया रंग, विशेषता लाना, नई छवि उत्पन्न करना भर देती है, इसलिए इसे रंजक यानी रंगने वाली क्रिया भी कहा जाता है। रंजक का मतलब होता है रंगने वाली क्रिया, ठीक है। अच्छा, देखो हमारा थोड़ा सा यहाँ पर हमें कुछ करेक्शन करना था। पीछे जो हमने क्रिया के एग्जाम्पल पढ़े थे वो रंजक क्रिया के थे, जैसे जाना, छा जाना, खा जाना, उठ जाना, ठीक है। ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा अब बात करते हैं हम समापिका की और असमापिका की, ठीक है। ये क्या होती है। अब देखो समापिका और असमापिका क्रियाओं के बारे में बात करते हैं। ये अलग से थोड़ा सेगमेंट है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो इसमें समापिका क्रिया क्या होती है, ठीक है, जो वाक्य को समाप्त करती है और वाक्य के अंत में आती है उसे समापिका क्रिया कहते हैं। सीधी सी बात ये है भाई, समापिका, समापिका का मतलब ये होता है समापन करना, यानी ऐसी क्रिया जो सेंटेंस को समाप्त कर रही हो और लास्ट में आती है, तो वो होती है समापिका क्रिया। बिल्कुल इजी सी बात है भाई। देखो मधुमती मंच पर नृत्य करती है, ठीक है, बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, उद्यान में डाल डाल पर फूल खिले हैं, तो यहाँ पर खिले हैं, पढ़ते हैं, नृत्य करती है, ये सब समापिका क्रिया यहाँ पर है, ठीक है। ज्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम वही चीज है, बस नाम यहाँ पर थोड़ा सा बदल दिया है, समापिका, ठीक है। अब असमापिका क्या है। असमापिका क्रिया वो होती है जिस क्रिया में वाक्य में विधेय के अंतर्गत न होकर
अन्य स्थान पर प्रयुक्त होती है उसे असमापी का क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब इसमें ये है कि भाई जो विधेय होता है, विधेय के अंतर्गत नहीं आती क्रिया वाक्य में, ठीक है, और अन्य स्थान पर आती है, ठीक है, यानी स्टार्टिंग में भी आ सकती है, कुछ शब्दों के बाद भी आ सकती है, अंत में भी आती है, ठीक है। दो क्रिया एक साथ आती हैं लेकिन उनमें गैप होता है। कहने का मतलब ये है एक सामान्य रूप से असमापिक का मतलब। जैसे एग्जाम्पल पर जाते हैं तो अच्छे समझ में आएगा आपके। तो एग्जाम्पल क्या कहता है कि सामने बहता हुआ कमल अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहना भी एक क्रिया है और लग रहा है ये भी एक क्रिया है। तो ये असमापी का क्रिया के एग्जाम्पल होते हैं। ऐसे स्टार्टिंग में भी एक क्रिया हमको देखने को मिल रही है, ठीक है, और लास्ट में भी देखने को मिल रही है। कुर्सी पर बैठे हुए, देखो बैठे हुए अध्यक्ष को प्रवेश करते ही नमस्कार करना, ही नमस्कार करना भी है, ठीक है। तो ये हमारे असमापिका क्रिया के एग्जाम्पल होते हैं। असमापिका क्रिया ये होती है, ठीक है। ये भी अलग से पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे अब हमारी कौन सी क्रिया आने वाली है, देखिए। अब हमारा एक कुछ सेंटेंस दे रखे हैं हमें, तो अकर्मक और सकर्मक इनमें से छांटना है एक तरीके से। यह आपका होमवर्क ही है, आपको इसको खुद सॉल्यूशन करना है, ठीक है। आप खुद सॉल्यूशन करें इसको, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए आप इनके सॉल्यूशन कर लेते हैं, कुछ मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसी क्रिया को आगे लेकर चलेंगे अपने आगे अगले टॉपिक्स की ओर, ठीक है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं के बारे में बताएं कि वो अकर्मक है अथवा सकर्मक है। देखो, रात को सभी सो गए, रात को सभी सो गए, यहाँ पर कौन सी है, अकर्मक या सकर्मक? हम पहचान कैसे करेंगे? क्रिया से पहले हमें क्या, क्रिया से हमें सवाल करना होगा, क्या, किसे या किसको, इस प्रकार का हमें सवाल करना होगा, ठीक है। तो देखो, रात को सभी सो गए, सो गए, ठीक है, ये तो हमारी क्या हो गई, क्रिया। क्या सो गए, किसे सो गए, किसको सो गए, क्या हमको इनका आंसर मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये कौन सी क्रिया हो जाएगी जब आंसर नहीं मिलेगा? आप इसका जज कर सकते हैं, अकर्मक में जाएगी, ठीक है। सेठ जी ने भिखारी को कुर्ता दिया, भाई भिखारी को कुर्ता दिया है, क्या दिया, कुर्ता दिया, और किसको दिया, भाई भिखारी को दिया। ये हमारी सकर्मक में चली जाएगी, ये हमारी सकर्मक में चली जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक, ये सकर्मक में है, ठीक है, ये भी हमारा सकर्मक में ही जाएगा। सवेरे से ही चर्चा हो रही थी, सवेरे से ही चर्चा हो रही थी, भाई तो देखो यहाँ पर क्या हो रही थी, चर्चा हो रही थी, क्या हो रही थी, चर्चा हो रही थी, ये भी हमारा सकर्मक में ही जाने वाला है, ठीक है। वह ठोकर खाकर गिर पड़ा, क्या गिर पड़ा, क्या गिर पड़ा, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा, किसे गिर पड़ा, किसको गिर पड़ा, ऐसा कुछ भी यहाँ पर हमको पता नहीं चल रहा है, तो ये अकर्मक में चली जाएगी हमारी क्रिया, ठीक है। जाओ उसको 5 रुपए दे दो, क्या दे दो, 5 रुपए, ये हमारा सकर्मक में चला जाएगा। लिख देता हूं मैं, ये सकर्मक, आप लिखते चले इन सभी को। बीमार आदमी फल खा रहा है, बीमार आदमी फल खा रहा है, क्या खा रहा है भाई, फल खा रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा सकर्मक में ही जाएगा एग्जाम्पल। और अध्यापक ने छात्र को गणित पढ़ाया, तो क्या पढ़ाया, गणित, किसको पढ़ाया, छात्र को, ये हमारा सकर्मक में जाएगा। और सकर्मक के भी अंदर ये द्विकर्मक क्रिया बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी क्रिया, आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक था, ठीक है। आगे हम कल अभी भी इसी क्रिया के बारे में और पढ़ेंगे। अभी क्रियाओं के कई टाइप्स बचे हुए हैं, उन टाइप्स को भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। ओके, कल आप इसको अच्छे